गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड 3 आर्ट्स। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर हमने एनर्जी को 2 ग्रुप्स में बांटा है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं जो पारंपरिक सोर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो जल्दी ही ख़त्म हो सकते हैं। दी आर लिमिटेड और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होते और यह शीघ्र ख़त्म हो सकते हैं और पॉल्यूशन भी इनके द्वारा फैलता है। जैसे इनको 2 ग्रुप्स में यहाँ डिवाइड किया है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियली हम कोल, पेट्रोलियम, इसके अलावा हम यूरेनियम का जो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नॉन कन्वेंशनल, जैसे फायरवुड, स्ट्रो, ड्राई डंग, जो अधिकतर गाँव में आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा कैटेगरी है एनर्जी की नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, अबंडेंट हैं एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे बायो एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का काफ़ी पोटेंशियल है एंड 1,95,000 मेगावाट एनर्जी से जनरेट की जा सकती है। अगर हम देखें तो भारत में अगर हम पोटेंशियल देखें एनर्जी की, तो कई सोर्सेज हैं। जैसे सन की एनर्जी को यूज़ करते हुए हम 81% जो एनर्जी बना सकते हैं, बायोफ्यूल से 26%। इस प्रकार से भारत में भी काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी सोर्सेज मौजूद हैं। पहला हम सोलार एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं। एनर्जी डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलार रेडिएशन। द सोलार एनर्जी रिसीव्ड बाय द नियर अर्थ स्पेस इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीट को हम कई जगह पर जो हीट हमें, जो रेडिएशन हमें प्राप्त हो रहा है, इसका उपयोग हम निम्न तरीके से कर सकते हैं। जैसे सोलार कुकर्स में, सोलार हॉट वाटर सिस्टम में, सोलार ड्रायर्स, सोलार एयर हीटर्स, सोलार डिसैलिनेशन सिस्टम्स एंड सोलार बैटरीज। सोलार कुकर हम देखें तो यह एक बॉक्स के आकार का बना हुआ होता है, जिसके अंदर पूरा ब्लैक पेंटेड होता है और उसके ऊपर एक हमें मिरर भी दिखाई दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हों और बॉक्स के अंदर पे आए। यहाँ पर एक सिस्टम इस तरह से होता है कि एनर्जी जब इनसाइड आ जाती है तो बाहर एस्केप नहीं हो पाती, तो सारी जो हीट होती है वो अंदर ही रहती है। इस प्रकार से हम इस बॉक्स को धूप में हम रख सकते हैं, इसके अंदर फूड को हम रखकर कुक कर सकते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें उत्पन्न होता है। सोलार वाटर हीटर्स, सोलार वाटर हीटर जो होते हैं, एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है, पेंटेड ब्लैक इनसाइड, और इसमें कॉपर ट्यूब्स लगी हुई होती हैं। इट इज़ कवर्ड विद ए ग्लास प्लेट विच अलाउज हीट टू एंटर इनसाइड बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप आउट। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द कॉपर ट्यूब इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड बिकम हॉट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सोलार वाटर हीटर को हम हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, होम्स, होटल्स में यूज़ कर सकते हैं और कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस तक का पानी यहाँ पर हमें मिल जाता है। नाउ सोलार सेल्स हम देखते हैं तो सोलार सेल्स क्या होती हैं? एक डिवाइस होती हैं विच कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलार सेल्स जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम, और एक सिंगल जो सोलार सेल होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक का एनर्जी जनरेट कर सकता है एंड प्रोड्यूसेस 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेवरल सोलार सेल्स को अरेंज करके हम एक सोलार पैनल बनाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सोलार पैनल्स एंड सोलार लैम्प। एडवांटेजेस ऑफ सोलार एनर्जी, हम यहाँ देखते हैं कि जो सोलार एनर्जी है वह एबंडेंट है, इट इज़ एवरलास्टिंग, हर जगह ये उपस्थित है और कॉस्ट भी इसमें कम होती है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम पर्सनली हमारे घरों में इसको यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें नहीं भरना होगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ सोलार पैनल्स आर डिक्रीजिंग, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, वाइल इफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, जहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वहाँ पर हम जो डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इन हाइड्रो पावर प्लांट वाटर फ्रॉम द रिवर्स आर स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। देन क्या होता है कि जो पानी डैम्स में ऊपर से नीचे गिरता है, तो जो उस एनर्जी का जो यूज़ होता है वो टरबाइंस को घुमाने में काम आता है, और टरबाइन से जो जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन दैट टिपिकली प्रोड्यूस अप टू 100 किलोवाट ऑफ पावर। दे आर ऑफन यूज्ड इन वाटर रिच एरियाज एज ए रिमोट एरिया पावर सप्लाई, से RAPS कहते हैं। रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स derive kinetic energy from rivers and ocean without using a dam। अगर हम कोई जो पानी होता है, जो रिवर है, उसकी तेज़ गति का भी हम उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और वहाँ पर फिर हमें कोई डैम नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट आप देख सकते हैं कि डैम में पीछे रिजर्वायर में, स्टोर रिजर्वायर में पानी है। हम देखते हैं कि जितनी ऊंचाई इस डैम की होगी, जितना डिफरेंस अपर स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में होगा, उतना ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर से पानी नीचे की ओर जा रहा है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमता है, और पावर हाउस बना हुआ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी, हम देखते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अबंडेंट मात्रा में ये उपस्थित है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और डैम्स जब हम बनाते हैं तो वो फ्लड को और कंट्रोल करते हैं, पानी का इरिगेशन में हम यूज़ करते हैं। वंस अ डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए कॉन्स्टेंट रेट। ऑफन लार्ज डैम बिकम टूरिस्ट अट्रैक्शन इन देयर ओन राइट। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्यों? क्योंकि हम डैम्स को बनाते हैं तो काफ़ी इसकी कॉस्ट आती है। कई एरियाज़ जो होते हैं वह सबमर्ज्ड हो जाते हैं। हाँ, और हम ये देखते हैं कि जो वेजिटेशन होती है, वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको भी खतरा है, क्योंकि वो भी वहाँ ख़त्म होगी। इसके अलावा जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन प्रोड्यूसेस मीथेन गैस विच ए ग्रीन हाउस गैस। एंड हम ये देखते हैं कि गांव जो होते हैं उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है, तो यह भी एक समस्या हो जाती है वहाँ पर। बायोगैस प्लांट, जो बायोगैस है, यह भी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, काफ़ी सेफ है, क्लीन है, पॉल्यूटेंट फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बायोगैस क्या होती है, इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनारोबिक डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। The biogas plant has a large underground tank made up of bricks and cement। जो लोअर पार्ट होता है वो डाइजेस्टर कहलाता है, और ऊपर आपको हमेशा एक डोम शेप ही बाहर दिखाई देता है विद अ गैस आउटलेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनिमल डंग इज मिक्सड विद वाटर इन द मिक्सिंग टैंक एंड द स्लरी इज सेंट इनटू द डाइजेस्टर। द गैस इज टेकन आउट थ्रू द गैस आउटलेट एंड यूज्ड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस। The slurry left behind is rich in nitrogen and phosphorus and is used as a manure for crops। तो हम ये देखते हैं कि जो बाद में जो स्लरी बचती है उसमें काफ़ी नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, और एक तरह से मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर क्रॉप्स। फ्रॉम कैटल डंग अलोन वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 22,500 मेगावाट एनुअली। अ 60 cubic feet गोबर गैस प्लांट कैन सर्व द नीड ऑफ वन एवरेज फैमिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मीथेन, जो गैस का मिक्सचर है, बायोगैस, उसमें 55% मीथेन और 45% CO2 होती है, विच इज़ इनफ्लेमेबल एंड इट इज़ जनरली यूज्ड एज ए कुकिंग गैस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप एक बायोगैस प्लांट का पिक्चर आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग टैंक होती है जिसके अंदर स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर को मिक्स किया जाता है। इनलेट चैम्बर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देन अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है, उसके ऊपर एक आउटलेट फॉर बायोगैस है, वॉल भी लगा हुआ है। देन आउटलेट चैम्बर है,
और ऊपर की ओर जाके एक ओवरफ्लो टैंक होता है जहाँ से स्लरी को, बची हुई स्लरी को निकाल लिया जाता है एंड यूज एज अ मैन्योर। एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस, क्लीन है, नॉन पॉल्यूटिंग है, चीप है, डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम टैंक, हम डायरेक्ट इसे घर में यूज़ कर सकते हैं, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, डज नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजार्ड, प्रोवाइड्स अस बोथ द फ्यूल एंड मैन्योर। नाउ टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन एंड मून। तो सन और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो समुद्रों में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स उत्पन्न होते हैं उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाता है, इसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो हाई टाइड्स और लो टाइड्स है उनका उपयोग किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि जो ओशन वेव्स और टाइड्स होती हैं कैन बी मेड टू टर्न अ टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्लांट डेवलप किया जा सकता है टाइडल एनर्जी के लिए। हम जानते हैं कि भारत में तो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है भारत, तो हम काफ़ी जगह टाइडल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बेस्ट साइट अगर हम भारत में देखें तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, यहाँ पर हम टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। As we all know that large coastline and major river system in our country, हम वेव्स और टाइड्स का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून कॉजेज टाइड्स। टाइड्स कैसे बनते हैं? जो मून है, सन है, उनके ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सी का जो लेवल है वो हाई और लो होता जाता है। A tidal barrage is constructed at a narrow opening between the land and sea. The movement of water during high tide and low tide can be used to rotate the turbines of generators to produce electricity. जैसे भारत में जो साइट हमने जैसे देखी गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन। नाउ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? हम ये देखते हैं कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो क्रस्ट होता है वहाँ पर हॉट रॉक्स होती हैं, काफ़ी गर्म रॉक्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि इन हॉट रॉक्स की वजह से जो पानी अंदर की ओर होता है वह गर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। कई जगह आपने हॉट स्प्रिंग्स भी देखे होंगे जहाँ पर बहुत गर्म पानी जो बाहर निकलता आता है विद हाई प्रेशर। तो इस हॉट स्प्रिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन में। तो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं? जैसे देयर आर 46 हाइड्रोथर्मल एरियाज इन इंडिया वेयर द वाटर टेम्परेचर नॉर्मली एक्सीड्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना गर्म पानी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस हॉट स्प्रिंग्स। इन मैनी प्लेसेज द हॉट वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गीजर्स। तो हम देखते हैं कि कई जगह ऐसे हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर अगर अर्थ में कहीं क्रैक्स आ गए तो वहाँ से पानी निकल रहा है, हॉट स्प्रिंग्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे मणिकरण, कुल्लू एंड सोहाना, हरियाणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम इस हॉट स्प्रिंग्स को यूज़ करते हुए टरबाइंस को घुमाने में काम ले सकते हैं और उससे जो जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर उसके जियोथर्मल रिजर्वॉयर है देन वो पंप से ऊपर जा रहा है, और एक और हमने यहाँ पर देखा कि कैसे एक पाइप लगा हुआ है, तो हीट एक्सचेंज होती है। जियोथर्मल रिजर्वॉयर जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी, यहाँ हॉट स्प्रिंग निकल रही हैं, ये जो हमारे टरबाइन से जुड़ा हुआ जो पंप है, जो पाइप जुड़ा हुआ है हमारे टरबाइन का, उस पानी में हीट एक्सचेंज होता है। तो यहाँ नीचे से पानी ऊपर में हीट एक्सचेंज होने से वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तो भाप के रूप में बदल जाता है और टरबाइंस को घुमाता है। टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग, ये तो है ही सही। इससे हम 80% जो हमारी कॉस्ट रखती है फॉसिल फ्यूल्स में वो हम कम कर सकते हैं।
फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट है क्योंकि जो पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है ये। इसके अलावा भी एंशिएंट टाइम पे इसका डायरेक्ट यूज़ किया जाता था इन हॉट स्प्रिंग्स का, जैसे टेकिंग बाथ, हीटिंग होम्स, प्रिपेयरिंग फूड, और इस प्रकार से आज भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी क्या होती है? विंड एनर्जी इज़ द यूज़ ऑफ विंड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल पावर थ्रू विंड टर्बाइंस टू टर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा ट्रेडिशनली कई चीज़ों में हम विंड एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, लाइक मिलिंग और पंपिंग। तो जो विंड पावर है एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, and has a much smaller impact on the environment compared to the burning fossil fuels. Wind farms consist of many individual wind turbines. आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े फैंस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, which are connected to the electric power transmission network. Uses, जैसे हमने देखा कि हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जो कार्गो शिप्स से हैं, जो लॉन्ग जर्नी करते हैं, तो कई कंपनीज जो आजकल इस एनर्जी को, विंड एनर्जी को यूज़ कर रही है और बड़ी बड़ी सी काइट्स को इंस्टॉल कर रही है कार्गो शिप्स पे, ताकि जो लंबी जर्नी होती है उसमें जो फ्यूल का हम ये यूज़ करते हैं तो वो 30% तक फ्यूल सेव किया जा सकता है। कई विंड पावर्ड स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे काइट फ्लाइंग टू सेलिंग, विंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, विंड स्कीइंग। तो एक तरह से एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है। तो विंड पावर स्पोर्ट्स में विंड का यूज़ किया जा रहा है। विंड पावर्ड वाटर पम्प्स, यूजिंग द विंड टू हेल्प पंप वाटर आउट ऑफ द ग्राउंड। ये सब ये बहुत न्यू नहीं, काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड विंड मिलिंग वर वाइडली यूज फॉर मिलिंग ग्रेन सो दैट इट कुड बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड सच एज ब्रेड वगैरह में। तो हम विंड मिल्स का उपयोग मिलिंग ऑफ ग्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कई यूजेस हैं विंड एनर्जी के। नाउ 3 Rs। 3 Rs क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। 3 R का मतलब रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इन तीनों तरीकों को हम यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके एनर्जी सोर्स को बचा सकते हैं। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, हम उस चीज़ को कम नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सेस में हम सामानों को खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, और हमारा दिनों दिन जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप कैसे एनर्जी सोर्स को बचा सकते हो, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करके। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। रिड्यूस का है, द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस इट। तो आप क्या करो, वेस्ट को आप मतलब रिड्यूस करो ना। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज़ नॉट टू प्रोड्यूस इट। अगर कोई वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल बन रहा है, तो आप अगर कम चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल कम बनेगा। तो हम कैसे चीज़ों को यूज़ करते हुए रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे हम क्लॉथ नैपकिन का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन। हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें खरीदनी ही पड़ेंगी। जैसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो हमें परमानेंट काफ़ी समय तक हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। देन रीयूज़, इट मेक्स इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सेंस टू रीयूज़ प्रोडक्ट। समटाइम इट टेक क्रिएटिविटी। हम अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं रीयूज़ करके। जैसे आजकल जो पुराने जो ओल्ड क्लोथ्स हैं उनके क्या बन रहे हैं, बैग्स बनाए जा रहे हैं। तो जो हम प्लास्टिक के जो बैग्स इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे अब वो कम भी होते जा रहे हैं। जो हम कपड़े के क्लोथ्स उपयोग में ला रहे हैं उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हम उसको कर सकते हैं। दूसरा, हम जब भी हम ग्रोसरी शॉप या किसी भी शॉप पे जा रहे हैं तो हम अपना खुद का बैग लेके जाएं, ताकि हम वहाँ से उनको ये ना कहें कि हमें आप एक प्लास्टिक बैग दीजिए। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। नाउ रिसाइकिलिंग इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट टेक्स
a used material and processing, remanufactures and selling it as a new product, being recycling at home and at work। तो रिसाइकलिंग अगर चीज़ों की होगी तो उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इससे वेस्ट मटेरियल भी कम से कम प्रोड्यूस होगा। चेक कलेक्शन सेंटर्स, हम अपने शहर में ऐसे सेंटर्स को चेक कर सकते हैं जहाँ पर ये जब सामान जो सारा जाता है वहाँ इकट्ठा होता है, तो एज ए हम सोशल सर्विस भी हम कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स का हम पता कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके ग्लास होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं। दूसरा, हम ऐसी चीज़ों को काम में लाना चाहिए जो रिसाइकिल्ड मटेरियल्स होते हैं, उनको हमें परचेज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ें उपयोग में की जानी चाहिए जो रिसाइकिल्ड मटेरियल से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा यूज़ रिसाइकिल्ड पेपर फॉर लेटर हेड, कॉपियर पेपर एंड न्यूज़ लेटर। तो हमें रिसाइकिल्ड चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।